मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी वसंत की पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 का 16वां पाठ पानी की कहानी आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये एक निबंध है। पानी की कहानी नामक पाठ में लेखक ने पानी के चक्र का वर्णन अत्यंत रोचक ढंग से किया है। इसमें लेखक ने कल्पना और वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लेकर ओस की एक बूंद को जीवन यात्रा के विषय में बताया है। ओस की एक बूंद की जीवन यात्रा के विषय में बताया है। ये ओस की बूंद अनेक अवस्थाओं में सूर्यमंडल, वायुमंडल, बादल, समुद्र, ज्वालामुखी, नदी और नल के जल से होते हुए पेड़ के पत्ते तक की यात्रा करती है। विस्तार से इस पाठ को पढ़ते हैं। आइए, इसमें आपको उसकी बूंद के साथ पानी की पूरी संपूर्ण कहानी, जल चक्र क्या है, ये भी आप देखेंगे। मैं आगे बढ़ा ही था, लेखक वर्णन कर रहा है स्वयं पानी के विषय में, कि मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई है। कलाई पे से होती हुई वो पहले हाथ पर गिरी और कलाई से होती हुई हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं। जो एक बूंद हथेली पर गिरी थी, अब उसके 2 कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिलकर ये स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। उस सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं, जानता हूं। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी, मालूम है। मैं बेर के पेड़ से आई हूं। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? लेखक और पानी की बूंद में इस प्रकार से बातें हो रही थी। प्रसन्नता के साथ, विस्मयता के साथ लेखक बात कर रहा था। बूंद फिर हिली, मानो मेरे विश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। एकाएक का मतलब होता है बच्चों अचानक, यानी मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि अचानक मुझे पकड़ लिया गया। कैसे? मैंने पूछा। बड़ा कुतूहल था, विस्मय था लेखक का। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। बच्चों, इस खंड में आपको बूंद की यानी पानी की व्यथा, उसकी तकलीफ, उसका दर्द उसी के द्वारा प्रकट होता है। आप देखते हैं कि
स्थिति उसकी क्या होती है। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि की खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी। दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए से खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक ये सांसत भोगती रही, तकलीफ, दुख भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य, जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं, जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब मैंने देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लेखक ने कहा कि जो उसने कहानी सुनी उसके द्वारा बूंद की कहानी यानी पानी की कहानी के किस प्रकार से बूंद जो है वो सांसद भोगती रही, कितने समय तक किस तरह से उसको पकड़ा गया, ये चीज ने उसको बड़ा प्रभावित किया। मैंने कहा जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू न सकेगा। विश्वास दिलाया लेखक ने उनको, भैया मैं तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अच्छा सुनाओ। लेखक ने कहा, अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हड्रजन हिंदी में और हाइड्रोजन अंग्रेजी में कहते हैं। हड्रजन यानी हाइड्रोजन और ओशन का मतलब ऑक्सीजन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थीं। उसने बताया, यानी हाइड्रोजन और ओशन, ऑक्सीजन जिसको हम कहते हैं। ये सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? हैं। उनके वंशज अभी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। इतना प्रकाश था पिंड में कि आंखें चौंधियाने लगी। ये पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। कल्पना कीजिए, बता रहे हैं, ये पिंड सूर्य से जो हम देखते हैं उससे लाखों गुना बड़ा था।
उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से, ग्रहों का राजा, ग्रहराज का मतलब प्रयोग किया गया है, वो ग्रहों का राजा था, उससे टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा, चूर्ण बन जाएगा, सूर्य का पिस जाएगा उसमें। इतना विशाल वो पिंड था। वैसा न हुआ, वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, सहस्त्रों, है ना, मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। इन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। जो भाग टूटा, आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि जो वो सूर्य का भाग टूट करके भारी खिंचाव के कारण जिसको वो संभाल नहीं सका, वो कई टुकड़ों में टूट गया, और इन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है ना, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी के नाम से वो एक टूटा हुआ टुकड़ा है। ये प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी, क्योंकि सूर्य से का अंश है, ये सूर्य का टूटा हुआ हिस्सा है, तो एक आग का बहुत बड़ा गोला थी ऐसा। परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? कहा, उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? आश्चर्य में, आश्चर्य के साथ, कौतूहल से लेखक ने उससे बूंद से पूछा। मुझे ठीक पता नहीं, हाँ ये सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ओशन यानी ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ, पैदा हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े हैं, बर्फ बने थे यानी बर्फ के रूप में थे। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थीं तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक, कई लाख, हाँ, चौंको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। 100-200 वर्ष कह रहे हैं, उसने कहा कि दाल में नमक के समान भी नहीं है मेरे जीवन में। आश्चर्य की कोई बात नहीं है, चौंको मत इतना। उसने कहा, मैंने ऐसे दीर्घजीवी, लंबे समय तक जीने वाले से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। लेखक ने अपने शब्दों में इस प्रकार से अपना वक्तव्य दिया। उसने कहा कि ऐसे दीर्घजीवी, लंबे समय तक जीने वाले से वार्तालाप करके मैंने स्वयं को, अपने आप को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। लेखक ने लिखा है, उसने महसूस किया कि हम सरक रहे हैं जब हम बैठे हुए शांति से हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे। तब सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा?
इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। जो बर्फ रूप में जो था बूंद थी पानी, उसने अपना कहा कि जो सूर्य के ताप के कारण जो हम पिघल रहे थे, तो हमारे भार से हमारे कई भाई नीचे पानी के रूप में वो दब रहे थे। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका था और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं, यानी हम फिसल रहे थे उसमें। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। गर्म धारा, गरम गरम धारा बहती हुई, उससे मेरी भेंट हुई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। बूंद बता रही है कि समुद्र में जब वो गई तो फिर उसने वर्णन किया, वर्णन करने वा योग्य है कि समुद्र के अंदर जाके उसने क्या क्या देखा। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। बूंद अपने विषय में बता रही है कि आप जानते हैं समुद्र का पानी खारा होता है। सारी नदियां, सब जल जितना भी होता है बह कर के आता है, सब समुद्र में मिल जाता है। उसने बताया कि समुद्र में नमक भरा था और वो सहन नहीं हुआ, धीरे धीरे उसको सब बर्दाश्त होने लगा। तो आगे बता रही है कि एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूं, भीतर चलकर भी देखना चाहिए। समुद्र के गर्त में, नीचे गहराई में अंदर जाकर के देखना है कि क्या है। उसने ये चाहा कि देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मैं नीचे तक उतरती रही। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। रास्ते में समुद्र के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, तो बताया विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियां, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी, जिनके हाथ भी थे। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। इतनी खतरनाक मछली उसने देखी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। ये एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थीं और जब वह भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है और गहराई में भी जंगल है। छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। समुद्र के अंदर पानी के नीचे
वहाँ भी पेड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे और महा आलसी हैं। ये सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चलें, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह संभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। ये मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में मैंने मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना था, ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थीं। नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थीं। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े चले जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। ये हमारे लिए असह्य था, सहन ना करने योग्य। तापक्रम माने गर्मी का, है ना, जो हमें सहन नहीं हो पाया। हमारे अगवा कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओशजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में विभक्त हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक ओर निकल भागी। रूप परिवर्तित हुआ तो हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। ये दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। लेखक ने कहा बीच में टोक करके कि मैं समझ गया जो तुम बात कर रही हो ये ज्वालामुखी हो सकती है। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर कभी उधर ले जाती, कभी इधर कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोलें करते फिरते थे। बहुत से भाग जल कणों में मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक ओर को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता।
हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। ये जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर पाती। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता की वे दिवस बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। प्यारे बच्चों, रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखित ये पाठ आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। विस्तार से पानी की कहानी जो इसमें लेखक ने सुनी है और उस एक बूंद के द्वारा आपको उसकी स्थिति बताई गई है, वो आपको सब समझ में आया होगा। आइए अब इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। बच्चों, कक्षा 8 हिंदी वसंत का पाठ 16 पानी की कहानी के प्रश्न अभ्यास आपकी स्क्रीन पर है। आइए इससे संबंधित पहला प्रश्न देखते हैं। लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी पर से मिली। लेखक जब वहां से गुजर रहा था तब ओस की बूंद उसकी कलाई पर आ गिरी और सरककर हथेली पर आ गई। प्रश्न संख्या 2, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? ओस की बूंद, उत्तर देखिएगा। ओस की बूंद जब धरती में कणों का हृदय टटोलती फिर रही थी, उसी समय बेर के पेड़ की जड़ों में उपस्थित निर्दयी रोए ने बलपूर्वक उसे पृथ्वी में खींच लिया। बूंद ने देखा कि पेड़ उसके पीछे कुछ बूंदों को एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। उस पेड़ को इतना बड़ा बनाने के लिए उसके ही असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण तक दे दिए। स्वयं बूंद भी पेड़ की जड़ से पत्तियों तक पहुंचने के लिए 3 दिन तक लगातार सांसद भोगती रही, दुख भोगती रही। इसलिए वह क्रोध और घृणा से कांप उठी। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, जिसे हमने हाइड्रोजन और ओशन कहा, को हिंदी में पानी ने अपना पूर्वज यानी पुरखा क्यों कहा? उत्तर है, बहुत दिन हुए पानी का जन्म हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ओशन ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थीं। एक अन्य बड़े पिंड की आकर्षण शक्ति के फलस्वरूप सूर्य का कुछ अंश टूटकर अलग हो गया।
ये टूटा हुआ भाग एक ग्रह बना जो ठंडा होता चला गया। हाइड्रोजन और ओजोन की रासायनिक क्रिया के कारण उनका प्रत्यक्ष अस्तित्व खो गया और पानी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण अपनी जीवन यात्रा में पानी ने आंधी में उड़ने, उछलने और कूदने का आनंद प्राप्त किया। उसने समुद्र की भी रोचक यात्रा की, जहां उसने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु की गहराई और उसके गर्त में छिपी अनेक धातुएं देखी। समुद्र की गहरी तह में बहुतायत से उगे हुए पेड़ भी देखे। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? एक लाइन का छोटा सा उत्तर है, ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। अगला प्रश्न आप देखेंगे बच्चों, छठा, जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई हैं। उत्तर देखेंगे, जल अर्थात पानी हमारे चारों ओर नदी, झील, सरोवर, तालाब, समुद्र और कुएं आदि में व्याप्त है। पृथ्वी के धरातल का यही पानी सूर्य की गर्मी से वाष्पित होकर वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में चला जाता है। यही जलवाष्प ठंडा होकर वर्षा के फलस्वरूप पुनः पृथ्वी पर जल के रूप में वापस आ जाता है। ये बर्फ भी पिघलकर पानी बन जाती है और नदी, नहरों, तालाबों में पुनः पानी हो जाता है। इसके अतिरिक्त पानी का अस्तित्व पेड़ों की जड़ों और उनके रोयों में समाप्त हो जाता है। पानी की ठोस, द्रव व गैस की 3 अवस्थाओं को बताया गया है। यही जल चक्र की स्थिति है। ग्रह कार्य भी देख लीजिए। ग्रह कार्य के 2 प्रश्न हैं प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ पानी की कहानी के लेखक का नाम लिखिए। और प्रश्न संख्या 2 है, पाठ के शब्दार्थ लिखकर याद कीजिए। इस पाठ के अंत में जो शब्द लिखे हुए हैं, शब्दार्थ लिखे हुए हैं, उनको भी लिख करके याद कर लीजिएगा। तो आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा और इसी के साथ आपने इसके प्रश्न उत्तर भी देख लिए हैं। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।